रिया और उसकी बुआ के साथ के कुछ यादगार पल। रिया की बुआ लगभग 45 वर्ष की रही होंगी जब रिया ने जन्म लिया। इनकी अपनी कोई औलाद न थी और ये मेरे और मेरे परिवार के बच्चों को ही भरपूर प्यार देती और कहीं न कहीं उन बच्चों में अपना मातृत्व ढूंढती। मुझे याद पड़ता है कि हमारे घर के हर बच्चे के जन्म होने से पहले ही हमारे घर पहुंच जाती। ये खुद भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं, इसलिए हर तरह से हर बच्चे के जन्म में हमारे साथ रहकर हमारी मदद करती। हमसे ज़्यादा हर नए बच्चे के जन्म का इंतज़ार इनको रहता। मैंने आपको बताया था कि मेरे गर्भ का समय 9 महीने से ऊपर हो चला था, इसलिए राजगढ़ जैसी छोटी जगह में रिया को जन्म देना कुछ मुश्किल सा प्रतीत हो रहा था। रिया की बुआ ने इस बार भी बच्चे के जन्म से तकरीबन 15 दिन पहले हमारे राजगढ़ वाले घर में धरना दे दिया था। तय समय सीमा से अधिक समय लगना हमको चिंतित कर रहा था। शिमला में बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए रिया को जन्म देने का फैसला राजगढ़ में हुआ था। मैं, रिया के दादा दादी, इसके पापा और रिया की बुआ हर दिन इसके जन्म होने का इंतज़ार करते। पर रिया ने शायद ठान ली थी कि वह शिमला को ही अपना जन्म स्थान बनाएगी। दिन ऊपर चढ़ने की वजह से राजगढ़ के डॉक्टर ने मुझे शिमला रेफ़र कर दिया था। हमारे पास प्राइवेट वाहन की कोई सुविधा न थी और हम अक्सर बस में यात्रा करते। दूसरे दिन हम छोटे बच्चे का सामान और अपनी ज़रूरत की कुछ वस्तुएं जैसे कपड़े आदि लेकर तकरीबन शाम 6 बजे शिमला अस्पताल पहुंच गए थे। पूरे रास्ते पर बस में डरे हुए थे कि कहीं रिया बस में ही जन्म न ले ले। साथ में यह भी तसल्ली थी कि रिया की बुआ हमारे साथ थी। मेरा रिया की बुआ के साथ बहुत नज़दीकी रिश्ता नहीं था, इसलिए मुझे इनको अपनी भावनाओं को बताना थोड़ा कठिन लगता था। मैं इनके साथ असहजता महसूस करती थी, पर रिया के पापा का पूरा साथ होने पर मैं अपनी हर तकलीफ रिया के पापा के साथ साझा करती। मेरे अंदर क्या चल रहा है यह प्रकट करना कठिन सा लगता था। शादी के बाद शायद हर औरत को ऐसा ही लगता है और एक दिन वह ससुराल में इतना अपने को ढाल लेती है कि वही उसको अपना असली घर लगता है। मैंने नकली प्रसव पीड़ा लेकर रिया को जन्म दिया था, जो कि मेरे लिए और रिया के लिए दूसरे जन्म लेने जैसा था। आज इसकी बुआ हमारे साथ ना होती तो शायद रिया भी ना होती। इसकी बुआ रिया के जन्म लेने पर हम सब में से सबसे ज़्यादा खुश थी। रिया को घंटों अपनी गोदी में उठाना, उसको बार बार प्यार करना, निहारते रहना मुझे कभी नहीं भूलता। मैं प्रसव पीड़ा को लेते लेते इतना थक गई थी कि रिया को मेरे बिस्तरे में कब साथ सुला दिया गया मुझे कुछ याद नहीं। रिया की बुआ ही इसके छोटे मोटे काम करती। मुझे लगभग 8 दिन अस्पताल में रहना पड़ा और इस दौरान इसकी बुआ इसके साथ कभी खेलती, कभी इसकी किलकारियों से खुश होती, कभी इसके चेहरे को अपने आप से मिलाती और यह कहकर न थकती कि रिया की नाक उसकी बुआ पर गई है। मुझसे ज़्यादा इसको गोद में लेकर घूमती। हम 2 महीने रिया के जन्म के बाद शिमला में रहे और इसके दादा दादी को साथ लेकर वापस राजगढ़ आ गए। तकरीबन 6 महीने के बाद इसकी बुआ फिर रिया से मिलने राजगढ़ पहुंची। अब रिया ने कंबल में लिपट कर रहना बंद कर दिया था और ये सुंदर सी फ्रॉक के साथ अपने पापा की गोद में अक्सर घूमती हुई नजर आती थी। रिया को देखकर इसकी बुआ हैरान थी, क्योंकि रिया अब थोड़ी बड़ी लगती थी। मुझे रिया की बुआ के ये शब्द कभी भी नहीं भूलते जब इसकी बुआ ने बोला था कि रिया दूध की तरह सफ़ेद नजर आ रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। शायद ये रिया की बुआ का प्यार बोल रहा था। रिया की बुआ छुट्टियां लेकर सिर्फ रिया से मिलने आई थी। इसकी बुआ ने रिया के लिए अपने हाथ से सफ़ेद और नीले रंग के सुंदर से बेबी सेट बुने थे, जो रिया की सुंदरता पर चार चांद लगा देते। रिया की बुआ जब इसको घर से बाहर घुमाने ले जाती तो इसको काला टीका लगा देती। मुझे भी इसकी बुआ के आने से काम में काफ़ी मदद मिलने लगी थी, क्योंकि ये रिया की खूब देखभाल करती, मुझे रात को सोने देती और इसको अपने पास सुलाती। इसी दौरान हमारा तबादला राजगढ़ से नालागढ़ हो गया था। मैं आपको रिया और उसकी बुआ का एक किस्सा सुनाती हूँ। राजगढ़ से नालागढ़ तबादला होने पर हमने निश्चय किया कि रिया के पापा सामान लेकर नालागढ़ पहुंचेंगे और मैं, रिया और उसकी बुआ बस से आएंगे।
रिया ने सफ़ेद रंग की सुंदर सी फ्रॉक, चूड़ीदार पायजामा, छोटे छोटे जूते और सिर में किनौरी टोपी पहनी थी। रिया की बुआ रिया को गोद में लेकर बहुत उत्साहित थी, क्योंकि इसकी बुआ को इसके साथ समय बिताने के खूब मौके मिल रहे थे। हमने राजगढ़ से नालागढ़ के लिए सुबह 9 बजे की बस ली थी। इसकी बुआ और रिया बस की खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। मुझे ठीक उनके पीछे वाली सीट मिली थी। रिया की बुआ कभी रिया को चलती बस में ऊपर उछालती, कभी खिड़की से इसको नज़ारे दिखाती। रिया भी अपनी बुआ से काफ़ी घुल मिल गई थी। रिया को इसकी बुआ का खिड़की खोलकर इसके साथ खेलना कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मुझे लग रहा था कि उसे ठंड लग जाएगी और उसका कहीं बस में सिर ना बच जाए। वैसे तो इसकी बुआ मुझसे अधिक ही इसका ध्यान रख रही थी, पर शायद माँ होने की वजह से मैं भी रिया के लिए चिंतित थी। ऐसा तो खैर कुछ नहीं हुआ, पर अचानक से खिड़की से तेज हवा आने के कारण रिया की टोपी खिड़की से बाहर उड़ गई। मैं होती तो उस टोपी के बारे में फिर ना सोचती, पर इसकी बुआ ने चलती बस को रोका और खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। कंडक्टर को उस टोपी को लाने को कहा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये कंडक्टर गुस्सा ना करे, पर कंडक्टर भी खुशी खुशी रिया की टोपी रिया को देकर उससे दोस्ती करने लगा। अब रिया की बुआ ने भी बस की खिड़की बंद कर दी थी और मैं भी निश्चिंत होकर बैठ गई थी। हमें नई जगह पहुंचने में करीबन 4-5 घंटे लगे और हम शाम तक अपने नए घर पहुंच गए। इसकी बुआ तकरीबन 1 हफ्ते हमारे साथ रहीं। रिया को भी अपनी बुआ के साथ रहना अच्छा लग रहा था और शायद इसकी बुआ को इससे दूर जाना मुश्किल होता नजर आ रहा था। मैंने भी अब अपना नया घर व्यवस्थित कर दिया था और अपनी नई गृहस्थी शुरू कर दी थी। रिया अभी सिर्फ 15 दिन ही अपनी बुआ के साथ रही होगी, पर रिया अपनी बुआ से खूब घुल मिल गई थी। आज उसका अपनी बुआ के साथ आखिरी दिन था, क्योंकि रिया की बुआ को वापस शिमला जाना था। बच्चे जितनी जल्दी अनजान व्यक्ति से घुल मिल जाते हैं और उन्हीं के हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें भूल भी जाते हैं। बुआ को जाते देख रिया बहुत रोई। उसकी बुआ की आंखें भी नम थी। जब उसकी बुआ थोड़े महीनों बाद फिर आई तो तब तक रिया उनको पूरी तरह से भूल चुकी थी। शायद हर बच्चा ऐसा ही होता है। आप भी अपने अनुभवों को मुझसे साझा करें। कल मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। नमस्कार।